11 मई 2024 को टेम्पा, फ्लोरिडा में पुलिस को 38 वर्षीय रोतेशा सिल्वायस के घर बुलाया गया। रोतेशा की 18 वर्षीय बेटी नटाविया सैंडर्स ने 911 पर कॉल कर बताया कि वह बेहोश होने के बाद उठी है। फिर अचानक नटाविया की ऑपरेटर से कॉल कट जाती है और वह दोबारा नहीं करती। इसका कारण बहुत डरावना है, जैसा हम जानेंगे। जब पुलिस जल्दी जल्दी नटाविया के स्थान पर पहुंची तो वह किशोरी कहीं नजर नहीं आई। इसके बजाय रोतेशा दरवाजे पर उनसे मिली और सहयोग करने से इनकार कर दिया। यह पुलिस अधिकारियों के लिए निराशाजनक था, लेकिन यही वे उम्मीद कर रहे थे। रोतेशा एक गंभीर अपराध की संदिग्ध है और वह इसे जानती है। नटाविया ने पुलिस को बताया था कि उसकी मां ने उसे गला घोंटने की कोशिश की थी, और जैसे ही रोतेशा को पता चला कि उसकी बेटी किससे बात कर रही है, फोन कॉल कट गया। टेम्पा पुलिस 911 आपातकालीन स्थिति का पता क्या है? मुझ पर गला घोंटने की कोशिश की जा रही थी। क्या आपके पास यूनिट लेटर या नंबर है? ठीक है, और क्या हो रहा है? मेरा गला घोंटा जा रहा है। मैं अभी जागी हूँ, बेहोश होने से। ठीक है, माफ करना, क्या हुआ था? मेरा गला दबाया गया था। ठीक है, किसने किया? मेरी मम्मी ने। माफ कीजिए, किसने? मेरी मम्मी। क्या वो अभी भी वहां है? हाँ। ये कब हुआ था? ये हुआ था लगभग 34 मिनट पहले। मैं अभी अभी जागी हूँ। ठीक है, लेकिन तुम्हारी माँ अब कहाँ है? वो मेरे कमरे के बाहर है। जांच शुरू होते ही रोतेशा अजीब बर्ताव करती है, जिससे पुलिस कई बार गलत दिशा में जाती है। हालांकि वे समझ सकते हैं कि वह कोई गहरा राज छुपा रही है और वह इस मामले में जितना मानने को तैयार है उससे कहीं ज्यादा शामिल है। इसके बाद चौंकाने वाला दृश्य सामने आया, जिसमें पुलिस अधिकारी रोतेशा से सच उगलवाने और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि उसकी बेटी के साथ वास्तव में क्या हुआ था। आज हम आपको वह कहानी पूरी तरह से पेश करेंगे, क्योंकि हम आपके लिए एड्रेनलिन बढ़ाने वाली बॉडी कैम फुटेज और इस मामले की दिल तोड़ देने वाली सारी जानकारी लेकर आए हैं। पुलिस को कॉल के 20 मिनट बाद अधिकारी टेम्पा में नटाविया के पते पर पहुंचते हैं, लेकिन रोतेशा उन्हें अंदर आने से हिचकिचाती है। वह दरवाजे का जवाब देने में देर करती है, लेकिन पुलिस जानती है कि वह अंदर है। जब वे पहली बार वहां पहुंचे थे तब घर की लाइटें जल रही थीं, लेकिन अब रोतेशा ने उन्हें बंद कर दिया है। अधिकारी, जो बॉडी कैम से रिकॉर्ड कर रहा है, कहता है कि उसे घर से चीख सुनाई दे रही है। बाहर वालों को लगता है कि रोतेशा कुछ छुपा रही है। फिलहाल उनकी जानकारी के अनुसार नटाविया शायद जिंदा है। मुझे पता है आप घर में हैं, बस दरवाजे पर आ जाएं। क्या आपने वहां कॉल किया? अब लाइट्स बंद हैं। मुझे लगता है मैंने ऊपर चीखें सुनी, पर पक्का नहीं कह सकता। मौके पर पहुंचे पहले अधिकारी ने बैकअप के लिए कॉल किया और आखिरकार कई मिनटों तक दबाव डालने के बाद रोतेशा अनिच्छा से दरवाजा खोलती है। वह दिखाती हैं कि उन्हें अधिकारियों के आने की वजह नहीं पता और दरवाजा बंद करने की भी कोशिश करती है। इस हरकत से उन पर अधिकारी का विरोध करने का एक और आरोप लगता है। पुलिस को लिविंग रूम में घुसना पड़ता है और कुछ सेकंड में रोतेशा हारा हथकड़ी में होती है। हमें यहाँ सेवा के लिए कॉल आई है। यहाँ नहीं। मैडम, खेल मत खेलिए, ऐसा मत कीजिए। उसे पकड़िए। मैडम रुकिए रुकिए, हम आपके घर की तलाशी लेने जा रहे हैं। मैडम दरवाजा खोलिए। रुकिए। 31। आइए मैडम, हमारा विरोध बंद कीजिए। हम यहाँ कानूनन आए हैं, ठीक है?
जांच शुरू होने से पहले रोतेशा को बाहर ले जाकर पुलिस क्रूजर तक ले जाया जाता है। उसकी बातें असंगत लगती हैं। वह अधिकारियों से फेसबुक प्रोफाइल चेक करने को कहती है और उन पर आक्रामक होने का आरोप लगाती है। इस समय वे उन्हें अपराध स्थल से दूर ले जा रहे हैं ताकि इलाके की तलाशी हो सके। बाद में पता चला कि रोटेशा सिजोफ्रेनिया नामक मानसिक बीमारी से पीड़ित है, जिसने उनकी अपनी बेटी पर कथित रूप से हमला करने की मंशा में भूमिका निभाई थी। मेरे फेसबुक पर देखो। यहाँ बैठो, नहीं ऊपर आओ, खड़े रहो, हिलना मत। तुम्हें मेरे साथ आक्रामक होने की जरूरत नहीं है। नहीं, मेरी मदद करो। रुको। अरे मेरी एक मदद करो। बस उसके साथ हूँ जहाँ मेरी गाड़ी है। मुझे ऊपर जाना है यार। गाड़ी में है, पता करो और नजर रखो। रोटेशा पुलिस के लिए मुश्किलें बढ़ा रही है। गाड़ी में वह अजीब तरह से मुड़ती और करवटें बदलती है, मानो ध्यान चाहती हो। महिला अधिकारी तलाशी शुरू करती है तो रोटेशा बेहोश होने का नाटक करती है, जिससे अधिकारियों को उसे जबरन कार से बाहर निकालना पड़ता है। उसकी अजीब हरकतें पुलिस अधिकारियों को भी हैरान कर देती हैं, जो रोज ऐसे व्यवहार से निपटते हैं। बाहर आइए। ओह गॉड मैडम। आइए। क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ है? क्या हम रुक सकते हैं? क्या हम ऐसा बर्ताव बंद कर सकते हैं ताकि मैं तुम्हें ढूंढ सकूं? उनमें से किसी एक को बुलाओ और जांच कराओ। फिर रोतेशा कुछ अजीब करती है। अधिकारी उसकी स्थिति पर बात करते हैं तो वह हाँफने लगती है। हैरानी की बात है, वह किसी के गला घोंटने की आवाज की नकल कर रही लगती है। अधिकारियों को पता चलता है कि वह ध्यान आकर्षित करना चाहती है। वे उसकी परवाह नहीं करते, बस झुकने पर सहारा देते हैं। जब हाँफना नहीं चलता तो रोतेशा दौरे का नाटक कर कार की पिछली सीट पर जोर जोर से झटके खाने और आंखें घुमाने लगती है। फिर भी यह गिरफ्तारी करने वाले अधिकारियों की ज्यादा सहानुभूति नहीं बटोर पाता, क्योंकि वे उसकी एक्टिंग को आसानी से समझ जाते हैं। नहीं, वो थी। वह खांस रही थी, उसके पास कुछ था और उसने कुछ कहना शुरू किया, लेकिन आपने कुछ निकालना शुरू कर दिया। मुझे ठीक से याद नहीं उसने क्या कहा। उसे गिरने मत देना। मैं सांस नहीं ले पा रही हूं। पुलिस जब घर की तलाशी लेती है तो देखकर हैरान रह जाती है। नटाविया फर्श पर पड़ी हुई है, एक बार फिर बेहोश हो गई है। वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है और अधिकारी जब इमारत से बाहर निकलते हैं तो साफ तौर पर परेशान नजर आते हैं। सिर्फ 20 मिनट पहले नटाविया होश में थी और उन्होंने ही बुलाया था। अब वह हिल नहीं रही हैं, मुश्किल से सांस ले रही हैं और तुरंत चिकित्सा मदद चाहिए। अधिकारी तुरंत प्राथमिक उपचार करते हैं और एम्बुलेंस बुलाते हैं, पर हालत गंभीर है। भाई, कोई जमीन पर पड़ा है, उसकी हालत देखो। पैरामेडिक्स तुरंत आते हैं, लेकिन पुलिस बताती है कि नटाविया हिल नहीं रही है। क्या ये सबसे बड़ी है? ऊपर ऊपर। नहीं, वो रसोई में है, रसोई में।
आपातकालीन सेवाएं नटाविया को रसोई से अस्पताल ले जाती हैं। वह गंभीर हालत में है। फिलहाल 18 साल की नटाविया जिंदा है, लेकिन उसकी हालत नाजुक है और वह जिंदगी से जूझ रही है। उसके लिए हालात कभी भी बदल सकते हैं। कुछ देर बाद रोतेशा पुलिस से बात करने लायक शांत हो जाती है। वह पुष्टि करती है कि उसने कोई नशीला पदार्थ नहीं लिया है और उसे अपना नाम और यह भी पता है कि वह कहां है। चिंता यह है कि रोतेशा की बेटी नटाविया घर में अकेली नहीं थी। इस घटना के समय 9 साल या उससे कम उम्र के 3 बच्चे वहां मौजूद थे, जिन्होंने पूरी घटना को देखा और सुना। संभावना है कि उन्हें वर्षों तक इसका मानसिक आघात झेलना पड़ेगा। दिलचस्प है कि वह यह भूल जाती हैं कि उनकी बड़ी बेटी नटाविया यूबरहॉफ्ट मौजूद है। अगर यह नाटक है तो अधिकारियों पर असर नहीं पड़ रहा। क्या आप यहाँ रहते हैं? आप यहाँ कितने समय से रह रहे हैं? कुछ महीनों से। आप यहाँ किसके साथ हैं? मैं और मेरे बच्चे। आपके छोटे बच्चे जैसे नवजात मैंने 1-2 देखे हैं। वहाँ दूसरा व्यक्ति कौन है? नहीं, मेरे 3 बच्चे हैं। आपके 3 बच्चे हैं, उनकी उम्र क्या है? वे कितने साल के हैं? 9, 3 और 4। 4? ठीक है। असल में जब पुलिस अधिकारी रोटेशा से पूछते हैं कि रसोई के फर्श पर बेहोश पड़ा व्यक्ति कौन था, तो रोटेशा झूठ बोलती है कि उसे कोई जानकारी नहीं है। वह साफ साफ किसी भी तरह की संलिप्तता या अपने ही घर में हुई घटना के बारे में जानकारी से इनकार कर देती है। पुलिस के पहुंचने पर वह उसी इमारत में थी जहां घटना हुई थी। यह बहुत संदिग्ध है। अगर वह सच कह रही है तो यह बड़ा संयोग होगा। रसोई में कौन है? रसोई में कोई 9 साल से बड़ा है, पर 9 साल का नहीं। मैं आपको बता भी नहीं सकता। सब ठीक है। फायर डिपार्टमेंट को बुलाया गया है। वे जल्द ही रोटेशा की छोटों की जांच करेंगे। क्या आप सब ठीक हैं? यहाँ क्यों हैं? अगर आप कर सकें। बस उसे देखें और सुनिश्चित करें कि वह... नहीं, मैं ठीक हूँ। जांच के दौरान रोतेशा अपनी स्थिति से अनजान रहती है और अपने सामने के बगीचे में तीनों आपातकालीन सेवाओं की मौजूदगी के बावजूद वह अजीब तरह से शांत नजर आती है। और जब वे उसकी हालत का आकलन कर रहे होते हैं तो वह रिस्पॉन्डर से कैजुअली पूछती है कि वे कैसे हैं। वह अपने घर के अंदर अभी अभी हुई उस क्रूर हिंसा में अपनी भूमिका को स्वीकार करने के लिए कोई प्रयास नहीं करती और वह अब भी यही कहती रहती है कि उसे बिल्कुल भी पता नहीं है कि क्या हुआ है। पूरे चेकअप के दौरान वह जोर देती है कि वह बिल्कुल ठीक है और उसे किसी भी तरह की चिकित्सकीय सहायता की जरूरत नहीं है। आखिरकार यह बात मेडिकल स्टाफ को अपनी गाड़ी में लौटने के लिए मजबूर कर देती है। रोटेशा को दूसरी पुलिस क्रूजर में ले जाकर संक्षिप्त तलाशी ली गई और फिर अधिकारी उसे पूछताछ के लिए थाने ले जाने लगे। गंभीर अपराध में गिरफ्तारी के दौरान रोटेशा शांत और सहयोगी रहती है, जिससे अधिकारियों को असहजता होती है और रोटेशा जानती है कि इस समय वह गंभीर बैटरी के आरोपों का सामना कर रही है, जिससे उसे अपनी जिंदगी के कई साल सलाखों के पीछे बिताने पड़ सकते हैं। अभी नहीं, ठीक है। तलाशी के बाद संदिग्ध रणनीति बदलती है। रोतेशा जल्दी वही करती है जिससे अपराधी दोषी लगता है। वह अपनी कहानी बदल लेती है। एक पुरुष अधिकारी उसे पुलिस क्रूजर के अंदर ले जाता है और कुछ जवाब पाने की कोशिश करता है। वह शांतिपूर्वक उससे पूछता है कि उसके घर के किचन के फर्श पर कौन था। अब रोतेशा उस बेहोश महिला को अपने बच्चे की तरह मानने लगती है, जो अभी अस्पताल गई थी। डीनो, ओह, आपके 4 बच्चे हैं, ठीक है। उस बेटी का नाम क्या था? वही। दूसरी कार में बैठने से पहले सभी मेडिकल जांच ठुकराने के बाद रोतेशा अपना फैसला बदलकर मेडिकल जांच चाहती है।
शायद वह पुलिस को रोकने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अब जो होना है वह होने ही वाला है और वह जेल जाने की प्रक्रिया को थोड़ा और लंबा करने के लिए जरूरत से ज्यादा समय ले रही है। फिर भी उसे वही मिलता है जो वह मांगती है और मेडिकल टीम एक बार फिर मौके पर लौट आती है। एक बार फिर उसने इसे देखा, सही है। तुम चाहते हो कि वे क्या करें? उसने कहा मैं ER जा सकती हूँ, वे मुझे दे देंगे। तुम वो जेल में करोगे? हाँ, ओरिएंट जेल में पूरा मेडिकल स्टाफ है। नहीं है। हम अस्पताल नहीं जा रहे हैं। मेडिकल स्टाफ ने जांच के बाद बताया कि रोतेशा ठीक है और ओरिएंट रोड जेल के लिए रवाना हो गई। मेडिकल स्टाफ आ रहे हैं और पुलिस अधिकारी उसे घटना स्थल से ले जाते हैं। यह आखिरी बार है जब रोतेशा सिल्वाइस इतने समय तक अपनी गली देखेगी। उसी शाम रोतेशा जेल जाएगी, जहां उसकी बुकिंग और प्रोसेसिंग होगी। पुलिस को यह यकीन दिलाने की उसकी कोशिशें कि उसके पास इस भयानक घटना की कोई जानकारी नहीं है, कभी काम नहीं आने वाली थीं। और जैसे जैसे समय बीतता गया, 4 बच्चों की इस मां के लिए हालात और भी खराब होते गए। दुर्भाग्यवश अस्पताल में 2 दिन की जद्दोजहद के बाद नटाविया सैंडर्स को मृत घोषित कर दिया गया। उसकी मां द्वारा गला घोंटने से आई चोटें उसके शरीर के लिए असहनीय थीं। पीड़िता की गर्दन की चोट के कारण मेडिकल एग्जामिनर ने मौत को गला घोंटकर हत्या बताया, जिससे पुलिस ने रोतेशा सिल्वाइस पर हत्या का आरोप लगाया। रोतेशा के रिश्तेदारों ने बाद में इस तथ्य का उल्लेख किया कि मां लगभग 90 दिनों से अपनी सिजोफ्रेनिया की दवा नहीं ले रही थी। सबसे बड़ी बेटी की हत्या उन दवाओं को छोड़ने का भयानक नतीजा थी। यह कोई बहाना नहीं, पर डरावना है कि दबाव में इंसानी दिमाग कहां तक जा सकता है। नटाविया अपनी मौत के समय टैंपा के एरी हाई स्कूल में छात्रा थी और अपनी पढ़ाई पूरी करते हुए अपनी मां और भाई बहनों के साथ रह रही थी। वह जल्द ही स्नातक होने वाली थी, लेकिन उसकी हत्या हो गई। उसके परिवार ने उसकी याद में स्मृति समारोह रखा। परिवार ने एरी न्यूज नाउ को बताया कि रोतेशा बेटी की कथित हत्या से पहले मानसिक बीमारी से जूझ रही थी। यहाँ उसका इलाज हो रहा था और हमें लगा था कि यहाँ आने से उसे बेहतर शुरुआत मिलेगी। कई बार लोगों को सामान्य जीवन के लिए दवा चाहिए, पर कई लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। मैं चाहता हूँ कि फ्लोरिडा मानसिक स्वास्थ्य में मदद के और तरीके निकाले, वेलफेयर या फूड स्टैम्प्स नहीं, बल्कि मेडिकल से, ताकि वे जिंदा रहें और बच्चों की परवरिश कर सकें। यह सब मानसिक स्वास्थ्य के इलाज न होने से हुआ है। रोतेशा को गिरफ्तार कर ओरिएंट रोड जेल भेजा गया, या जहां गंभीर आरोपों के चलते उन्हें जमानत नहीं मिली। उसी दिन जासूसों ने आरोप लगाए। शुरुआत में उन पर हिंसा के साथ अधिकारी का विरोध करने, पहले उत्तरदाताओं पर दरवाजा बंद करने की कोशिश करने और गंभीर शारीरिक नुकसान के साथ बढ़े हुए हमले का आरोप लगाया गया था। हालांकि जब नटाविया की मौत की चौंकाने वाली खबर सामने आई, तो उनके आरोपों को उसी के अनुसार अपडेट कर दिया गया। अब रोतेशा पर बेटी की मौत में भूमिका के लिए प्रथम श्रेणी हत्या का आरोप लगेगा। जुलाई 2024 में रोतेशा सिल्वाइस को फ्लोरिडा में मुकदमे के लिए मानसिक रूप से अयोग्य करार दिया गया और वह मानसिक स्वास्थ्य जांच के इंतजार में हिरासत में रहीं। वे जांच जनवरी 2025 में हुई और उसके बाद उन्हें जज के सामने पेश होने के लिए उपयुक्त माना गया। सिल्वाइस की पहली सुनवाई 14 मई 2025 और दूसरी 20 अगस्त को हुई। उसने अभी तक दलील नहीं दी है, लेकिन अगर दोषी पाई गई तो उसे उम्र भर जेल में रहना पड़ सकता है। फिलहाल टैंपा में एरी समुदाय नटाविया की मौत का शोक मना रहा है। एक शांत स्वभाव की युवा महिला जो सबको मुस्कान देती थी।